हेलो, दिस इज मोहम्मद हमजा है फ्रॉम अकाउंटिंग। तो आज मैं जून 2016 पेपर 21 से क्वेश्चन 3 करूंगा, जो सिंगल एंट्री और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पे बेस्ड है। जबकि स्टूडेंट्स ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मैं थोड़ा रीसेंट जो पेपर है उसके क्वेश्चन पे वीडियो करूंगा, लेकिन जो सिंगल एंट्री के रीसेंट क्वेश्चन है, एक प्रॉब्लम तो उनमें ये कि उनमें सब कुछ टेस्ट नहीं हो रहा। प्लस ये कि वो इतने डिटेल्ड नहीं है जितने ये प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए थे, जितने ये डिटेल्ड है। तो इसलिए आप लोग को ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि कॉमन कैलकुलेशन सिंगल एंट्री की कैसे करनी, इसलिए मैं पुराने क्वेश्चन पे वीडियो कर रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। Alif is a trader. He does not maintain a full set of accounting records, but the following information is available. Summarize bank transactions for the year ended March 2016. Trade receivables, cash bank, interest receivable. अब देखिए, कैश सेल्स बैंक में होता है कि या तो हमने सारी कैश सेल्स जो करी वो सारी बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दी, या ये कि हमने पहले कैश सेल्स करी थी, उसमें से सर्टेन एक्सपेंसेस किए, और उसके बाद जो अमाउंट रिमेनिंग है वो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो ये आपको क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा। तो कैश सेल्स बैंक को ये नहीं समझ लीजिए आप लोग इमीडिएटली कि वो टोटल कैश सेल्स है। इंटरेस्ट रिसीवेबल, ट्रेड पेबल्स, परचेज ऑफ इक्विपमेंट, रेंट। तो उसमें ट्रेड रिसीवेबल्स भी है, कैश सेल्स बैंक भी, इसका लोग कैश सेल्स भी है, क्रेडिट सेल्स भी है। ऑल कैश सेल्स वर बैंक ऑन द रिसिप्ट विद द एक्सेप्शन ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वर पेड आउट ऑफ कैश रिसीट्स। वेजेस ड्राइंग्स, तो ये देखिए कह रहा है कि पहले कैश जो सेल्स थी उसमें से वेजेस और ड्राइंग्स की गई। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है वो बैंक में डिपॉजिट किया गया। और अब यहाँ आप लोग देखें तो कैश इन हैंड के जैसे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं है। तो ये जो कैश सेल्स बैंक है, इसमें हमने इसमें से जो प्रीवियस पेमेंट्स करी थी वो हम इसमें ऐड करेंगे, तो हमारी फाइनल कैश सेल्स आएंगी। ये मैं अभी करके दिखाऊंगा तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ट्रेड पेबल्स है, ट्रेड पेबल्स का ओपनिंग क्लोजिंग है, तो क्रेडिट परचेजेस का सीन है। परचेज ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट के ओपनिंग क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू दी हुई है, नया इक्विपमेंट दिया हुआ है। और कोई अगर डिस्पोज ऑफ किया होता तो या तो उसकी कोई इन्फॉर्मेशन होती, या यहाँ जैसे रिसीट्स पे डिस्पोजल प्रोसीड या अमाउंट रिसीव फ्रॉम डिस्पोजल दिया हुआ होता उसने। इक्विपमेंट एंड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, अब वेजेस देखे उसने बैंक से नहीं कैश से पे किया, वेजेस के ओपनिंग क्लोजिंग एक्रूड है। रेंट बैंक से पे किया, रेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग प्रीपेड है। बैंक का ओपनिंग है, क्लोजिंग नहीं। कैपिटल ओपनिंग है, क्लोजिंग नहीं। तो यूजुअली ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना होता है, लेकिन यहाँ गिवन है। कैलकुलेट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2016 द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले हमें सेल्स कैलकुलेट करनी है। सही है, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको कैश सेल्स करके दिखा देता हूँ उस पर। अगर कैश सेल्स के ओपनिंग और क्लोजिंग होता है तो उसका टी अकाउंट बनाना पड़ता, लेकिन नहीं है तो फिर नीड नहीं है। तो जो बैंक में डिपॉजिट किए, उस जो प्रीवियस हमने उस पर से पेमेंट्स करी थी वो हम उसमें ऐड बैक कर देंगे, तो हमारी कैश सेल्स आ जाएंगी। 27,900। अब क्रेडिट सेल्स के लिए उस पर ट्रेड डिसेबल रफ या एसएलसीए का अकाउंट बनाएंगे। और हम ट्रेड रिसीवेबल्स या सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट जैसे ये वर्किंग के जो टी अकाउंट्स हम बना रहे हैं ना, इसको रफ रखिएगा आप लोग। तो इस पे सिर्फ फेयर करके टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो मेन रिक्वायरमेंट्स है वो आपको वैसे ही फेयर करनी है। तो वर्किंग के टी अकाउंट्स बिल्कुल रफ बनाएगा ताकि टाइम सेव हो। तो ट्रेड रिसीवेबल्स का ओपनिंग है 17,600। 18,350। 32,000 जो रिसीव किया वो यहाँ बैंक में डेबिट होता है, यहाँ क्रेडिट होता है। और कोई ट्रांजेक्शन ट्रेड रिसीवेबल की दी नहीं है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। इस पर क्रेडिट सेल्स या डेबिट साइड में आती है।
32750। टोटल सेल्स या टोटल रेवेन्यू के लिए कैश को और क्रेडिट सेल्स को ऐड कर देंगे, तो ये 60650 हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में परचेजेस करनी है, और परचेजेस में कोई कैश परचेजेस का सीन नहीं है। अब वो ट्रेड पेबल्स या पीएलसी बनाएंगे, उससे क्रेडिट परचेजेस आ जाएगी, दैट्स इट। और ये प्रैक्टिस प्लस माइनस पे भी किया जा सकता है, लेकिन उस पर सिली मिस्टेक के चांसेस बहुत हाई है। एग्जामिनर भी ये रिकमेंड करता है कि आप लोग मल्टीपल वैल्यूज दी हुए तो टी रफ टी अकाउंट बना के ही वैल्यू कैलकुलेट करें। और फिर ट्रेड पेबल को जो पे किया वो 29,000 है। तो ये हमारी क्रेडिट परचेजेस भी हो गई। इसके बाद देख लेते हैं क्या चाहता है। इसके बाद उसे डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए कहा है। तो हर चीज़ के लिए वो कहेगा नहीं कि आप कैलकुलेट करें वर्किंग करें, वो हमें खुद अंडरस्टैंड करके करनी होगी। तो अब देखें, तो नॉन करेंट एसेट का अगर आप देखें तो डेप्रिसिएशन का ना मेथड बताया हुआ है ना रेट बताया हुआ है। और जैसे ओपनिंग क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू दी हुई है और एडिशन दी हुई है। तो इस केस में ना, जो रिवैल्यूएशन मेथड में हम टी अकाउंट बनाते हैं ना, जिसपे डिफरेंस डेप्रिसिएशन आ जाता है, तो यहाँ वही टेक्निक हम दूसरे नॉन करेंट एसेट के भी यूज़ कर सकते हैं। और ये सब तभी करेंगे अगर लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, तो उस पर डिफरेंस डेप्रिसिएशन आ जाएगी। वेजेस का रफ टी अकाउंट बनाएंगे क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिए हुए हैं। अगर जैसे सर क्लोजिंग में एक्यूरेट प्रीपेड दिया हुआ होता तो प्लस माइनस कर लेता मैं, जैसा सोल्ड रेट में हम बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करते हैं। लेकिन जब ओपनिंग भी दिया हुआ है तो बेहतर है कि टी अकाउंट से अटेम्प्ट करना चाहिए। वेजेस की और रेंट की वर्किंग होगी, तो ये दो तीन बस और वर्किंग्स है, उसके बाद हम अगर आराम से बना सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। इसलिए पार्ट सी मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले मैं इसके लिए बनाऊंगा इक्विपमेंट का अकाउंट, और ये बनाऊंगा रिवैल्यूएशन मेथड की टेक्निक से। अच्छा, बास क्वेश्चन में जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की इन्फॉर्मेशन भी सेपरेटली गिवन होती है, तो वहाँ पर वो अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन के अकाउंट ही बनाने पड़ेंगे। 2500। अब रिवैल्यूएशन मेथड का जो होता था उस पर भी यार क्रेडिट साइड पे डेप्रिसिएशन आ रही होती थी, क्योंकि वो डिक्रीज करती है इसको, नेटबुक वैल्यू को। तो ये डिफरेंस आ जाएगा 11,000 प्लस 2500 माइनस 10,500, 3,000। अच्छा, यहाँ मैंने ये किया था कि ये 29,000 प्लस 7,950 माइनस 9,750 किया था, तो फिर परचेजेस आ गई थी 27,200। उसके अलावा प्रीपेड का आप लोग को हमेशा बेहतर आइडिया होता तो पहले रेंट का अकाउंट कर लेते। और रेंट हमने पे किया 8,000। तो अब यहाँ 500 प्लस 8,000 माइनस 700 करेंगे तो 7,800, ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। वेजेस 300, सीडी 450, और वेजेस हमने बैंक से नहीं कैश से पे किए। अब यहाँ मैं 9,000 प्लस 450 माइनस 300 कर दूंगा तो 9,150,
इनकम स्टेटमेंट की फिगर आ जाएगी। तो अब वर्किंग्स हो गए, हम आराम से इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं इसकी। ओपनिंग इन्वेंट्री 12,000। और गुड्स की ड्राइंग इसमें है नहीं, तो हमें उसके बारे में वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। थ्री टू 950। इंटरेस्ट इनकम उसने दी हुई है बैंक अकाउंट में, और उसका कोई एक्रू प्रीपेड है तो वो डायरेक्ट आएगा। और कोई अदर इनकम नहीं है इसमें। फिर लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और उसमें पहले ये कि जो वर्किंग के पहले फिगर्स है वो ले, फिर जिनके लिए कोई वर्किंग नहीं की वो कॉपी पेस्ट कर दे बाद में। फिर है अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, अब हमें इस पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। पुराना क्वेश्चन है कि थ्योरी का पार्ट ही नहीं है। तो देखिए इसमें एक्चुअली इस बैलेंस शीट या एस एफ पे ईजी होती, ज़्यादातर अब क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन होते, तो स्ट्रेट अवे यूज़ करें। सो ओपनिंग कैपिटल की वर्किंग करनी होती, जो उसने यहाँ ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ही कैलकुलेट करना पड़ता है, इसलिए मैं आपको यहाँ कैलकुलेट करके भी दिखाता हूँ। तो देखिए हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अब अगर हमें कैपिटल निकालना हो तो हम कैपिटल को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल हो जाएगा। और अगर आप देखें तो ईयर बिगनिंग के ये
हमारे पास एसेट्स भी है, हमारे पास लाइबिलिटीज भी है। तो इजंट इट ओपनिंग कैपिटल के लिए ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लाइबिलिटीज अगर मैं करूं तो आई थिंक सो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। ग्यारह हजार, 12,000, 12,000, 17,600, रेट रेंट प्रीपेड 500, बैंक 3950। तो ये हमारे एसेट्स का टोटल आ जाएगा। तो 45050। और लाइबिलिटीज में इसे ट्रेड पेबल है, वेजेस 300 हो जाएंगी। तो उसे दो ही लाइबिलिटीज हैं, तो 10,050। तो अब इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो देखिए वही 35,000 आए जो उसने दिया हुआ है। और उसमें एक वर्किंग हमें और करनी है कि आप देखिएगा बैंक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस गिवन नहीं है। तो ये आप देखिए बहुत ही ईजी है, हम यहाँ करके दिखा देता हूँ। देखिए ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 3950, और उस पर जो रिसीट्स है सारी ऑब्वियसली ऐड कर दूंगा। +600, -29,000, -2,500, -8,000, -6,500। मल्टीपल वैल्यूज डाले तो उसे चेक जरूर कर लें। तो ये हमारा ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट 2050। इतनी हम्म, बस यही है, बैंक तो ओवरड्राफ्ट है तो वो यहाँ लिया नहीं जाएगा।
इसके बारे में आते हैं। अभी 7950450 और बैंक ओवरड्राफ्ट। 10450। और इन प्रॉफिट फॉर द ईयर है 7100। और ड्राइंग्स उसने देखे बैंक अकाउंट से कोई की नहीं है, उसने सिर्फ वो कैश से ही की है, तो हम सिर्फ वही ले लेंगे, और कोई गुड्स की ड्राइंग्स भी इसमें सच नहीं है। नहीं मेरी। अभी देख लेते हैं कि हमारा टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज है, टोटल कैपिटल लाइबिलिटीज टोटल एसेट्स के बराबर आता है या नहीं, आना चाहिए। मैच हो रहा है। तो आई होप सो आप लोग को ये सिंगल एंट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे।